डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुंबई में पीएम मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हुई मुलाकात, होगी द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौतों पर लगेगी मुहर। तारिक रहमान बने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, एनसीपी सांसदों ने किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शपथ ग्रहण में लिया हिस्सा। बज गया चुनाव का बिगुल, 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू, चुनाव आयोग की टीम का असम दौरा, मार्च में हो सकती है चुनावों की घोषणा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली डीएम और एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी किया, निजी संपत्ति पर नमाज अदा करने से रोकने पर नोटिस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुंबई के लोक भवन में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों का स्वागत किया। मैक्रों की ये चौथी भारत यात्रा है और वो पहली बार मुंबई आए हैं। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के 1 साल बाद हो रही है। इमैनुअल मैक्रों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं और फिर एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली रवाना होंगे। पीएम मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनने की उम्मीद है। दोनों राष्ट्राध्यक्ष इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी और मैक्रों भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स की एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। हम ट्रस्टेड टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक और ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट सुनिश्चित करेंगे और मल्टीलेटरलिज्म, डायलॉग और डिप्लोमेसी से स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों को बल देते रहेंगे। बांग्लादेश में 13वीं राष्ट्रीय संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ लेकर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की। संसद परिसर के साउथ प्लाजा में मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने सांसदों को शपथ दिलाई। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बीएनपी चीफ तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंचे हैं। इसके साथ ही भारत की तरफ से शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ढाका पहुंचे हैं। 13वीं राष्ट्रीय संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने 17 फरवरी की सुबह शपथ ली। इसके साथ ही आम चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसने कई महीनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत किया। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 297 में से 211 सीटें जीती, जबकि बांग्लादेश जमात ए इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 77 सीटें मिली। 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। बीएनपी ने अकेले 209 सीटें हासिल की, जबकि जमात ए इस्लामी को 68 सीटें मिली। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह संसद परिसर के साउथ प्लाजा में आयोजित किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने सुबह करीब 10:42 पर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में ये जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त निभाते हैं। देश रूपनतोर की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान को 13वीं बांग्लादेश पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता चुना गया है, जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी की कन्वीनर नाहिद इस्लाम विपक्ष की चीफ व्हिप होंगी। पांच राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ आज गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। यहां 18 फरवरी को टीम वापस लौटेगी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग सोमवार से इन राज्यों का दौरा करना शुरू कर रहा है। पहली विजिट असम से शुरू की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में टीम सोमवार को गुवाहाटी लैंड करेगी। आयोग की यहां से वापसी 18 फरवरी को होगी। इसके बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों का दौरा शुरू होगा। इनमें 4 राज्यों की विधानसभा का कार्य और पुडुचेरी का जून में खत्म हो रहा है। सबसे पहले 7 मई को बंगाल विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि पिछले साल बिहार में चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को की गई थी। 2 चरणों में हुए बिहार में चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर को खत्म हो गए थे, जबकि बिहार की विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक था। इसे देखते हुए इन 5 राज्यों में भी मार्च के पहले सप्ताह के बाद ही चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग गुवाहाटी पहुंचकर यहां के तमाम राजनीतिक दलों से मीटिंग करेगा। दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनका फीडबैक लेगा। आयोग असम के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत असम के सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ अन्य आला अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को टॉर्चर कमीशन बताते हुए उस पर तुगलकी तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए बिहार में जिन दस्तावेजों को मान्यता मिली वे बंगाल में क्यों खारिज हुए। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला किया। उन्होंने आयोग को टॉर्चर कमीशन बताया और हिटलर और तुगलकी अंदाज में काम करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या कोई तुगलकी आयोग चुनाव कराता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहा है और चेतावनी दी कि अगर किसी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया और कहा, अगर वो 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट हूँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार निष्पक्ष एसआईआर प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को पूरा सहयोग देगी, लेकिन किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। কিন্তু কেউ যদি মনে করে গায়ের জোরে সংসদীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে পরিষদীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নির্বাচনের আগেই শেষ করে দেবেন, তাহলে জেনে রাখুন, আমি বারবার বলি, আমায় আঘাত করলে কিন্তু আমি প্রত্যাঘাত করি। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज चिरमिरी पहुंचे, जहां नगर निगम के मंगल भवन में आयोजित मुख्य समारोह में उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ हुई। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं मंच पर मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महामाला पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एमसीबी जिले को लगभग 127 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 141 विकास योजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में सड़क, पुल, भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्युत विस्तार, पेयजल व्यवस्था और नगरीय विकास से जुड़े कई कार्य शामिल हैं, जिनसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी क्षेत्र के विकास से जुड़े प्रस्ताव रखे, जिनमें से कई की घोषणा मुख्यमंत्री ने मंच से की। मुख्य समारोह के बाद मुख्यमंत्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां अंगवस्त्र व तिलक से उनका स्वागत किया गया। मंदिर परिसर की यज्ञशाला में हवन पूजन करने के साथ उन्होंने गुरु घासीदास की कुटिया में दर्शन किए तथा जगन्नाथ और शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद आनंद बाजार में आम नागरिकों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मंदिर प्रबंधन समिति ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है एमसीबी जिले के लिए कि 127 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 127 करोड़ का सौगात एमसीबी जिले को मिला है। मैं सभी जिला वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज जिले के प्रभारी मंत्री और हमारे प्रदेश के कृषि ट्राइबल मंत्री श्री रामचंद्र नेताम जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक भैयालाल राजवाड़ी जी। मनरेगा बचाओ महासंग्राम और भाजपा कुशासन के खिलाफ आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधानसभा घेराव को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय से पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रैली के रूप में निकले और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से राजधानी का सियासी माहौल गर्मा गया। नेताओं ने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मनरेगा जैसी योजनाओं को कमजोर कर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुशासन चरम पर है, लेकिन जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। कांग्रेस ने आंदोलन को आगे और तेज करने की चेतावनी भी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस को अवमानना नोटिस जारी किया है, जिन्होंने मोहम्मदगंज गांव में एक निजी संपत्ति पर नमाज अदा करने से कुछ लोगों को रोक दिया था। पिछले महीने हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि निजी संपत्ति पर धार्मिक प्रार्थना सभा करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये प्रस्तुत किया गया था कि कानून में अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार के तहत आने वाले कार्य को करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि धार्मिक प्रार्थना सभा केवल निजी संपत्ति के भीतर की जाए। हालांकि मोहम्मदगंज गांव के एक निवासी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने फैसले का पालन नहीं किया है। निवासी ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें अधिकारियों को संपत्ति पर नमाज अदा करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले को 11 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर और अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलमान खान के पिता और इंडस्ट्री के दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता की सेहत की जानकारी मिलते ही सलमान खान भी तुरंत अस्पताल पहुंचे। पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनते ही वो लीलावती अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल से सलमान खान का वीडियो सामने आया है, जिसमें सलमान खान का चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है और वो काफ़ी चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद फैंस सलीम खान के स्वास्थ्य को लेकर और भी चिंतित हैं। सलमान खान के चारों ओर भारी सुरक्षा भी दिखाई दी। उन्होंने काले रंग की टी-शर्ट और पैंट पहनी हुई है। सलीम खान की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही अब परिजनों का अस्पताल पहुंचना जारी है। सलमान खान के बाद अब उनकी बहन अलवीरा और उनके पति अतुल अग्निहोत्री भी लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों ही उदास नजर आए, जबकि अलवीरा इस दौरान काफी जल्दी में दिखी और कार से उतरकर भागते हुए अस्पताल पहुंची। सलीम खान की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज लेखकों में होती है। जावेद अख्तर के साथ मिलकर सलीम जावेद की जोड़ी ने कई कल्ट फिल्में दी हैं। इनमें शोले से लेकर दीवार, डॉन, जंजीर, त्रिशूल और सीता और गीता जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। सलीम खान ने इससे पहले बतौर अभिनेता भी कुछ फिल्में की हैं।
बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के जूहू स्थित घर पर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने पूरी फिल्म जगत को चौंका दिया है। जांच में सामने आया है कि हमले की साजिश बिश्नोई गैंग से जुड़े शुभम लोनकर और उनके भाई प्रवीण लोनकर ने रची थी। हमले के बाद शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रवीण लोनकर इस समय एक अन्य हत्याकांड में जेल में बंद है, फिर भी उसने हथियार और फंडिंग मुहैया कराई। पुलिस के अनुसार जेल से ही पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर शूटर्स तक निर्देश पहुंचाए गए। अब तक पुणे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मुख्य शूटर समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच की कई टीमें मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े अन्य तार खंगाले जा रहे हैं, जबकि मुंबई क्राइम ब्रांच आगे की कार्रवाई में जुटी है। साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म द केरला स्टोरी के सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का दमदार ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चाओं के केंद्र में आ गया है और अपने विषय वस्तु को लेकर एक बार फिर मुद्दों को घेराव करता नजर आ रहा है। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की इस फिल्म का ट्रेलर पहले पार्ट से ज्यादा इंटेंस और संवेदनशील बताया जा रहा है। ट्रेलर में धर्मांतरण से जुड़ी खौफनाक कहानियों को अलग अलग राज्यों के घटनाक्रम के जरिए दिखाया गया है। इसमें अलका गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा के किरदारों के माध्यम से प्रेम, धोखे और दबाव की कहानी सामने आती है। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले दावे से होती है, जिसने बहस को और तेज कर दिया है। फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है, जबकि निर्माण सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले हुआ है। यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और रिलीज से पहले ही अपने विषय को लेकर चर्चाओं के घेरे में आ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।